वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकारों के ऊपर, जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बल्कि हर एक को पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार संविधान की तरफ से दिए गए हैं। तो कौन कौन से आज हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सिर्फ भारत में जन्म ले लेने से ही आपको ये सारे के सारे अधिकार मिल जाते हैं। तो बात करते हैं हमारे संविधान के भाग 22, टोटल भाग कितने हैं 22, उसमें से भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है। उसमें सब कुछ गिवन है कि कौन कौन से अधिकार हैं जो हर एक इंडियन को प्रोवाइड है, और उनका हनन होने पर सीधा रास्ता खुलता है सुप्रीम कोर्ट का। तो शुरू करते हैं आपको। और ये कहाँ से लिए गए हैं, क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। आपको मेरी हर लाइन में एक एक क्वेश्चन मिलेगा, तो इसे ध्यान से सुनते हुए चलना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या है क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ से लिए गए हैं। अमेरिका से लिए गए हैं। वैसे तो हर कंट्री में अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन हमें जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा वो अमेरिका का था, तो ये अमेरिका से लिए गए। और कहाँ पर वर्णित है, भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अब स्टार्टिंग में ये कितने थे 7, लेकिन एट प्रेजेंट ये 6 हैं। एक अधिकार को इसमें से हटा दिया गया, वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा के विधि का अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार, जो पहले रिटर्न था आर्टिकल 19F में और 31 में भी लिखा हुआ था। ये दोनों हटाकर अब ले गए पीछे 300A में। तो 1978 में बहुत बार पूछ लेते हैं कि ये कब हटाया गया। 1978 में एक अमेंडमेंट किया गया, संविधान का संशोधन, उसका नंबर था 44th अमेंडमेंट। उसमें ये अधिकार हटाकर संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब ये क्या था संपत्ति का अधिकार, जो पेरेंट्स की संपत्ति होती थी उसके जो मालिक बनते थे वो उनके बच्चे बनते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बहुत बार लिखा हुआ आता है कि कोई भी आदमी लिखता है कि मैं अपना पुत्रवधू को चल संपत्ति से बेदखल करता हूँ। इस तरह के आर्टिकल आते हैं छोटे छोटे। तो वो यही थे कि पहले उनका अधिकार था, मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पेरेंट्स चाहे तो अपनी संपत्ति का मालिक बच्चों को बना सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई ऐसा अधिकार नहीं है, बच्चे उसे नहीं ले सकते। तो ये था हमारा सारा का सारा। एक बार फिर से सुन लो। भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णन है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, और पहले 7 थे बट एट प्रेजेंट 6 हैं। 1978 में 44th अमेंडमेंट में हटाकर 6 किए गए थे, और ये संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार बनाया गया था, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। अब आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों को ही बहुत बार क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ये कहा जाता है हमारे भाग 3 को। आपको ऑप्शन में जरूरी नहीं है मौलिक अधिकार मिले, भाग 3 भी लिखा हुआ आ सकता है, इसीलिए कह रही थी याद करना है कि भाग 3 संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, भाग 3 को, या फिर मौलिक अधिकारों को। अब मैग्ना कार्टा क्या है, एक राजकीय आज्ञा पत्र है जो 1215 में इंग्लैंड में इस तरह के अधिकार दिए गए थे, तो उसी से हमने उठाया, उसे ही कहते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो है लिमिट्स में रहकर एक स्वतंत्रता देते हैं, एक जीने का अधिकार देते हैं। अब स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंसान जो मर्जी करता रहे, एक लिमिट्स और बाउंडेशन बनाई गई। इसीलिए 6 अधिकारों को इतने सारे आर्टिकल्स लगे एक्सप्लेन करने में कि किस तरह की स्वतंत्रता, किस तरह की समानता दी जाएगी। और ये क्या करती हैं, राज्य के ऊपर बाउंडेशंस लगाती हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनकी लैंग्वेज कैसी है, नकारात्मक। आपको हर जगह पे नहीं लिखेगा कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। तो राज्य पे एक बाउंडेशन लगाने का काम करती है। और इसकी प्रकृति पूछ लेते हैं कैसी है, निषेधात्मक। बहुत सारे बच्चे टिक करेंगे कि सकारात्मक है, लेकिन नहीं है, ये है नकारात्मक, और प्रकृति है इसकी निषेधात्मक। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कि कैसे है
आर्टिकल 12 और 13 है वो एज सच मौलिक अधिकारों, हमारे मौलिक अधिकारों से नहीं जुड़े हैं, लेकिन एक बार सुन लो और इसके ऊपर क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य की परिभाषा क्या है, और जो आर्टिकल 13 है वो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस किया हुआ है। वो क्या है, अगर विधान पालिका कोई भी कानून पास कर देती है और वो आम जनता के फेवर में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त भी कर सकता है और उसका पुनर्विलोकन भी कर सकता है। तो वो आर्टिकल 13 में लिखा है। अब हम बात करते हैं हमारा पहला मौलिक अधिकार। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि मौलिक अधिकारों के अंडर ही आते हैं ये भी। अब हम बात करेंगे हमारा पहला मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं समता, इसे ही बोलते हैं समानता का अधिकार। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 14 to 18 आर्टिकल को है, इसी 5 जो आर्टिकल हैं वो इसको एक्सप्लेन करते हैं समानता का अधिकार। क्या 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 है अब इसमें ध्यान से सुनते हुए चलना। अगर आप डायरेक्ट बुक से पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएंगे, तो इसे एक बार अपनी लैंग्वेज में सुन लो। इस वीडियो को 1 से 2 बार सुन लेना, फिर आपको ये सारे के सारे याद होंगे। रटने की इसे कोई भी जरूरत नहीं है। 14 आर्टिकल में क्या लिखा गया, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अब इसका क्या मतलब है कि कानून के सामने सारे के सारे समान हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य में जन्मा हो, गोरा हो, काला हो, लेकिन कानून के सामने सभी के सभी समान है। ये आर्टिकल 14 में लिखा गया। एंड 15 में क्या लिखा गया, लिंग, जाति, नस्ल, इनके ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी के साथ भी, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी नस्ल का हो, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबके सब समान होंगे। दिस इज आर्टिकल 15। 16 में क्या लिखा गया, लोक नियोजन के लिए, लोक नियोजन के लिए समान अवसर, समान अवसर। इसका मतलब क्या है, एक तरह से क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म निकलते हैं या कुछ भी इस तरह से कोई राज्य अपनी भर्तियां निकालते हैं तो सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। लिखा जाएगा कि हाँ ग्रेजुएशन की हो और ये एज क्राइटेरिया हो तो फिर उसे कोई भी फिल कर सकता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। हाँ राज्य अपने लिए अपनी भर्तियां निकालते हैं तो उस राज्य का कोई भी या फिर अदर सीट्स भी अगर डिसाइडेड है, बट सबको समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, बहुत कम ऐसी पोस्ट होती हैं जिसमें सिर्फ लड़के जाते हैं, अब तो ऐसी कोई भी नहीं रह गई है। तो सबको समान अवसर दिए जाएंगे। अभी मैं आरक्षण की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें भी सीट्स होती हैं, लेकिन इन्होंने एक समानता बना दी, एक सबको समान कर दिया कि कोई भी इस तरह के फॉर्म निकलते हैं, अगर कोई भी भर्तियां निकलती हैं, लोक नियोजन का मतलब यही है, तो सबको समान अवसर दिए जाए। 17 में क्या है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत। ये बहुत ही बड़ी बीमारी थी हमारे समाज की, जिसका भोगी जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे। ऐसा बहुत जगह होता था, आज भी किसी किसी गांव में ये चीज देखी जा सकती है कि इस तालाब का पानी नहीं पीना, इन्हें हाथ नहीं लगाना। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन शब्द पर भी बैन कर दिया है। तो ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं करना जो किसी कोई जाति सूचक वर्ड हो या फिर छुआछूत, इन दोनों को अंत कर दिया गया। नेक्स्ट 18 में क्या लिखा गया, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ये HSSC के एग्जाम में लास्ट टाइम आया हुआ था, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत किसमें दिया गया, तो आर्टिकल 18 में। इसे ध्यान से सुनना। जो अंग्रेज सरकार थी वो क्या करती थी, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, तो भारतीयों को ही कोई कोई उपाधि दे देती थी, किसी को साहब की, किसी को नाइटहुड की, इस तरह की उपाधियां, ताकि वो आपस में ही एक दूसरे को बड़ा दिखा सके कि हमें अंग्रेजी सरकार से ये वाली उपाधि मिली है इस तरह की। तो उनका कंप्लीटली अंत कर दिया गया कि कोई भी इस तरह की उपाधि नहीं दी जाएगी। अगर कोई PhD कर रहा है तो उसके आगे डॉक्टर लगेगा, ये एक उसकी अपनी काबिलियत के हिसाब से उसे उपाधि मिली है, तो वो एक अलग चीज है।
लेकिन सारी की सारी उपाधियों का अंत किया, क्योंकि आपने देखा होगा जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद बहुत सारे इंडियंस ने, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस लौटाई थी। इसी तरह से अब क्या कहा गया है कि अगर कोई भी विदेशी, कोई भी फॉरेनर कंट्रीज वाले भी अगर उपाधियों के लिए बुलाते हैं किसी को, तो राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी उस उपाधि को नहीं लेगा। और ये सब खत्म कर दी गई। तो देते क्या है, सिर्फ सेना के दिए जाते हैं जो परमवीर चक्र और होते हैं, और अकादमिक उपाधियां, अकादमिक पुरस्कार दिए जाते हैं जिसमें हमारे भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब आते हैं। तो ये थे हमारे समानता का अधिकार, जिसमें 14 से 18 तक आर्टिकल्स थे। विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सारे समान हैं, हर लिंग जाति किसी में कोई भेदभाव नहीं है, लोक नियोजन के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, छुआछूत का अंत कर दिया गया और उपाधियों का भी अंत कर दिया गया। तो सेकंड हमारा जो अधिकार गिवन है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अब किस किस टाइप की स्वतंत्रता दी गई है? सेकंड है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये है हमारे आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में। अब किस किस टाइप की कैसी कैसी स्वतंत्रता दी गई है बात करते हैं। 19 में जो है हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है हम कोई भी बात अपनी रख सकते हैं, जो भी हमारे मन की कोई भी बात है, हमारे जो विचार हैं वो हम किसी के भी आगे रख सकते हैं, बशर्ते उनकी जो लैंग्वेज है वो किसी को ठेस पहुंचाने वाली ना हो, दंगे भड़काने वाली ना हो। मतलब सरल और सुलभ तरीके से हम अपनी कोई भी बात किसी के आगे रख सकते हैं, उसकी हमें आजादी है। इसी में ही हमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब आप अगर किसी भी चीज को पब्लिश करना चाहते हो, मान लो आप बताना चाहते हो कि आयुर्वेद के क्या क्या फायदे हैं या फिर योगा के क्या क्या फायदे हैं, तो आपको प्रेस की स्वतंत्रता है। आपके पास अगर पैसा है आप फुल पेज छपवा दो, नहीं है छोटे आर्टिकल छपवा दो, उस चीज की पूरी आजादी है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था तो बहुत सारी चीजें ऐड करने की जरूरत पड़ती गई, लेकिन हमने क्या किया, उनके नंबर्स नहीं बढ़ाए मौलिक अधिकारों के, उसी में ही चीजों को ऐड किया। अब बात करते हैं 19A, 19B, इसी में ही ये सारे के सारे आते हैं। 19C, 19D, 19E, F इसमें नहीं है, और 19G। अब इनमें क्या क्या लिखा गया? 19A में ही आपकी आती है प्रेस की स्वतंत्रता। इसी में ही हमें झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी गई। झंडा फहराने की 2004 में जिंदल परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, तभी से हमें झंडा फहराने की आजादी मिली, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ कि जो झंडे का साइज है वो 2:3 ही होना चाहिए, और ऐसा नहीं है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसकी पूरी इज्जत करनी है। आज फहरा के तुम, पहले क्या था, ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों में ही फहराया जाता था, लेकिन अब हर इंडियन के पास ये अधिकार है झंडा फहराने का। सेकंड, इसी में ही हमें राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया गया 2005 में, कि हम गवर्नमेंट से किसी भी चीज पर जवाब मांग सकते हैं, उसे हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। 20 साल से कम का आदमी इसको नहीं लगा सकता। मान लो कोई भी आपने कोई भी वाटर सप्लाई के लिए कुछ करवाना था और वो काम बीच में रुका हुआ है, तो आप जवाब मांग सकते हो इसके ऊपर। या फिर कोई भी केस है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आपको उसके ऊपर जवाब चाहिए, तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन लगा सकते हो। ये दोनों हमें मिले हैं 2004 और 5 में, जब हमारे राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है 19B, जिसमें कहा गया है कि बिना अस्त्र शस्त्र कहीं पर भी इकट्ठे होने की आपको आजादी है। मतलब कोई भी राज्य सरकार अपने मेले लगा सकती है जिसमें ढेरों जनता आती है, जैसे अब दशहरे का भी लगता था, इस बार नहीं लगेगा। तो ऐसे बिना अस्त्र शस्त्र आप कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हो एक समूह में, तो इसकी भी आपको आजादी है। जो सिखों की कृपान होती है, जो उनके 5 क है, कड़ा, कंगा, कृपान, वो इसमें नहीं काउंट होते। ऐसे ही 19C में क्या है, आपको संघ बनाने की आजादी है। संघ बनाने की मतलब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो अगर आप चाहते हो कि हमें पेड़ों को बचाना है, या चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कोई भी NGOs बना सकते हो। संघ बनाने की पूरी आजादी है।
19D में क्या लिखा गया, आपको आवागमन की आजादी है। आवागमन की मतलब अगर आपके पास पैसा है और आप घूमना चाहते हो, आप पूरे इंडिया के किसी भी कोने में घूम सकते हो, किसी भी ट्रेन में, किसी भी व्हीकल से, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हो, आपको आवागमन की आजादी है। लेकिन अगर कोई भी देश पर आपदा आती है, जैसे अब कोविड-19 था, तो आपसे ये सारे अधिकार छीने जा सकते हैं, सिवाय एक अधिकार के जो 21 है, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, आर्टिकल 21 में लिखा है। बाकी सारे अधिकार जो आपके छीने जा सकते हैं। अब आपने देखा होगा कोविड-19 में आप कहाँ बाहर घूम सकते थे, आपसे ये अधिकार छीन लिया गया था। ऐसे ही 19E में क्या लिखा है, निवास स्थान की आजादी है। निवास स्थान मतलब अगर आपकी जॉब मान लो दिल्ली में लग गई है, तो आप अपनी फैमिली के साथ आप वहां पर शिफ्ट हो सकते हो, वहीं पर रह सकते हो, तो कहीं पर भी इंडिया में आप निवास स्थान बना सकते हो। ये सारी की सारी आपको स्वतंत्रता के अधिकार में रिटर्न में प्रोवाइडेड है, जो हमें गिवन में, जो हमें मिली हुई है। 19G में क्या लिखा हुआ है, रोजगार मतलब आपका जो जी में आए, जी से ऐसे याद रख लेना, जो जी में आए आप वो रोजगार कर सकते हो, किसी भी रोजगार से आप अपना पेट भर सकते हो, बशर्ते क्राइम और ये सब नहीं होना चाहिए, उसके लिए फिर सजा का प्रावधान है। अदरवाइज आप किसी भी राज्य, किसी भी शहर में जाके अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हो, आप कोई भी रोजगार कर सकते हो। तो ये सारे 19 में आपको गिवन थे। 19A में झंडा फहराने का और राइट टू इन्फॉर्मेशन का और प्रेस की स्वतंत्रता है। B में बिना अस्त्र शस्त्र कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हो। C में आपको संघ बनाने की आजादी है। D में आवागमन पर कोई रोक नहीं है। E में आप कहीं पर भी निवास स्थान बना सकते हो। G में रोजगार। ये मैंने बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, तो अब आप किसी भी बुक में से पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है, किसी की भी अगर दोष सिद्धि हो जाती है, उसके ऊपर बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा हमारे इंडिया में कभी भी एकदम से सजा का प्रावधान नहीं है, उसमें लंबा केस चलता है। तो इसमें आम जनता कैसे सेफ हो जाती है कि हो सकता है वो गलत केस में फंसा हो, तो जब लंबा केस चलेगा तो उसके छूटने के भी चांसेस होते हैं। तो ये आम जनता के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या क्या 3 तरह की चीजें बनाई गई कि जैसे किसी ने अगर क्राइम किया 2012 में, कोई भी मान लो जेब काटी या कुछ भी, तो उसके लिए 2 महीने की सजा थी 2012 में। लेकिन केस चलते चलते, ऐसा होता नहीं है, इतने छोटे केसेस नहीं चलते, 2020 आ गया और अब ये सजा बढ़ाकर 1 साल की कर दी गई। लेकिन उसने जो क्राइम किया था 12 में, तो उसे उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, मतलब उसे 2 महीने की ही सजा मिलेगी। ये हमारे रिटर्न में है आर्टिकल 20 में। इसके अलावा एक बार क्राइम की एक ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी सजा काट ली तो उसे फिर से सरकार कहे कि हाँ आप आओ और दोबारा फिर से आकर फिर से उसे पकड़ के अंदर कर दे। ऐसा नहीं है, एक क्राइम की एक ही बार सजा है। इसका क्या फायदा है कि किसी ने मर्डर कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार सजा पता है उसे काटनी है, दोबारा करेगा तो उसे दोबारा मिलेगी। तो एक क्राइम की एक ही बार सजा है और तत्कालीन जो उसने किया होगा जिस टाइम पर, उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। थर्ड क्या है, किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब वो मर्जी से तो अपने खिलाफ गवाही दे सकता है, लेकिन अगर प्रशासन उससे रिटर्न में गवाही ले भी लेता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर मुकर सकता है कि इन्होंने मेरे से जबरदस्ती गवाही दी है। मर्जी से दे सकता है बट ऐसे नहीं देगा। ये हमारा आर्टिकल 20 था, जिसमें कि तत्कालीन कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगी, एक बार क्राइम की एक बार सजा मिलेगी और अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो किसी भी कंडीशन में सरकार छीन नहीं सकती, चाहे वो आपातकालीन की स्थिति हो, जिसमें हमें जीने का संरक्षण प्राप्त है। जीने का संरक्षण, कोई भी इंसान है, चाहे वो सड़कों पर है, गरीब है, भीख मांग रहे हैं, देश के लिए कोई योगदान नहीं दे रहे, उन्हें भी जीने का अधिकार दिया है भारत सरकार ने, कि उनसे जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि कहेंगे देश में आबादी बढ़ गई तो जो यूजलेस लोग हैं उन्हें मार दो, ऐसा कभी नहीं होगा।
मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अब आपने देखा होगा कोविड-19 में भी ऐसा तो नहीं था सरकार ने घरों में घुसकर इंसानों को मारना शुरू कर दिया। हाँ, बाहर आवागमन पे रोक लगा दी, वो भी हमारा मौलिक अधिकार था, उन्हें ले सकते हैं, बट ये अधिकार कभी भी छीना नहीं जा सकता। और 2014 में क्या किया, जानवरों को भी जीने का संरक्षण प्राप्त हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जानवर भी हमारे देश में सेव हैं, उन्हें भी पूरा पूरा संरक्षण प्राप्त है जीने का। इसी में ही एक आर्टिकल ऐड किया गया 21 का, मतलब इसका मतलब कि बाद में ऐड किया गया होगा। क्या था वो कि जो गवर्नमेंट है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करेगी, मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करेगी। ये 2009 में एक एक्ट बना था जो 1 अप्रैल 2010 को पारित कर दिया गया। इसी में एक बताया गया था कि जो गवर्नमेंट है वो मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करेगी कितने, 6 से 14 साल के बच्चों को। और पेरेंट्स का पहले क्या था, कर्तव्य था कि वो इस एज के बच्चों को एक माहौल प्रोवाइड करें पढ़ने के लिए, लेकिन अब वो भी बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। कर्तव्य पेरेंट्स ने नहीं माना होगा, तो मौलिक अधिकार है वो 2002 में आया, 86वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें ये एक्ट आया था कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को माहौल प्रोवाइड करेंगे पढ़ने का। कौन कौन से पढ़ने का, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो ये था हमारा आर्टिकल 21 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 22, ये भी स्वतंत्रता के अधिकार में ही आता है, इसे ध्यान से सुनना। अगर किसी को भी पुलिस शक के बिना पर गिरफ्तार करती है, मान लो उनकी कॉल ट्रैप हो गई या पुलिस को डाउट है कि ये आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है, अगर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है तो क्या होगा, उसके पास तीन तरह की स्वतंत्रता है। फर्स्ट कि वो कारण पूछ सकते हैं। कारण क्या है, तो पुलिस को बताना होगा प्रशासन को कि हाँ हमने तुम्हारी कॉल्स को ट्रैक किया है, या फिर कुछ हमें इस तरह से पता चला है कि आप आने वाले टाइम में ये कुछ करने वाले हो, तो कारण पूछने की स्वतंत्रता है। सेकंड, मन मर्जी के वकील से बात कर सकते हैं, मन मर्जी के वकील से। ये सिर्फ शक के बिना पे, मतलब अभी उसने क्राइम किया नहीं है लेकिन क्राइम करने वाला है ऐसा प्रशासन को लगता है, तो वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं कारण बताकर, और उसे मन मर्जी के वकील से बात करने की स्वतंत्रता है। थर्ड, 24 घंटे के अंदर जिस राज्य में वो होगा उसके मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस उसे मारने लग जाए रिमांड पे ले, पहले उसे पेश करेगी 24 घंटे के अंदर। इसी में ये एक लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी, आवागमन का समय काटकर, आवागमन का समय काटकर। जैसे दिल्ली की सरकार ने मान लो एमपी से किसी क्रिमिनल को किया है, तो आने जाने के टाइम को काट कर 24 घंटे के अंदर उसकी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी, मन मर्जी के वकील से बात कर सकता है और प्रशासन को उसका कारण बताना होगा। और इस तरह के जो पर्सन होंगे उन्हें 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर 3 महीने के बाद भी अगर कुछ ऐसा मिल रहा है और लग रहा है कि ये बाहर निकलकर कुछ ना कुछ करने वाला है, तो एक बार फिर से अर्जी डलेगी, उसके बाद उनको अंदर रखने का प्रावधान है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये भी था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज हमने 2 डिस्कस कर लिए, समानता का और स्वतंत्रता का। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, इस तरह से आर्टिकल्स में। तो इन्हें रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को सिर्फ 1 से 2 बार सुन लेना, आपके सारे के सारे जो है आपको माइंड में छप जाएंगे। उसके बाद किसी भी बुक में से पढ़ना, आपका ये टॉपिक तैयार होगा। और इससे अगर कोई भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये एक्सपेक्टेड है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं, तो इसे ध्यान से करना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट क्लास की अपडेट आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।